अस्थमा एक कॉमन क्रोनिक डिजीज है। यह हल्के लक्षणों से शुरुआत होती है अस्थमा की, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए गंभीर लक्षणों में बदल जाती है समय के अनुसार। यह एक दिन में अचानक से होने वाली कोई बीमारी नहीं है, जबकि क्रोनिक होती है, धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है, बाद में जो गंभीर होते चले जाती है। अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है, चाहे वो बूढ़े लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वयस्क लोग या यंग लोग हों। WHO के अनुसार सन 2019 में अस्थमा से 262 मिलियन लोग प्रभावित थे, जिनमें से 4,55,000 लोगों की डेथ हो गई थी अस्थमा डिजीज से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अस्थमा पूरी दुनिया में किस प्रकार से व्याप्त हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में। मैं आज आपको अस्थमा के बारे में बताऊंगा और इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, अस्थमा एक क्रोनिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स के जो एयरवेज होते हैं वह प्रभावित हो जाते हैं। क्या होता है, लंग्स के एयरवेज क्या होते हैं? एयरवेज जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि एयरवेज एक पाइप नुमा संरचना होती है, जिसके अंदर से हवा का आदान प्रदान होता है जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं। इस प्रकार से सांस लेने में जो ऑक्सीजन इन्हीं पाइप के अंदर से, इन्हीं एयरवेज के अंदर से जाती है और पूरे लंग्स में फैल जाती है, जहाँ से यह ब्लड में घुल जाती है, खून में मिल जाती है। और उसके बाद जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि विषैली गैस होती है, वह इन्हीं पाइप के माध्यम से जब हम सांस छोड़ते हैं तो इस सांस छोड़ने की प्रक्रिया में बाहर निकल जाती है। अब अस्थमा की कंडीशन में होता क्या है कि जो एयरवेज होते हैं, जो ये पाइपलाइंस होती हैं, इनमें सूजन आ जाती हैं। इसके अंदर का जो ल्यूमेन होता है, जो छेद होता है, इनमें सिकुड़न हो जाती है, ये सिकुड़ जाते हैं। और कभी कभी इसमें इन्फेक्शंस की वजह से या किसी और वजह से इस ल्यूमेन में, इन छेद में म्यूकस भर जाता है, मवाद भर जाता है, बलगम भर जाता है, जिसको हम म्यूकस भी कहते हैं। तो इसकी वजह से हमें सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत होने लगती है और एक साउंड, एक आवाज़ आने लगती है जो बाहर से ही सुनाई देती है। एक व्हीजिंग साउंड्स होती है इस प्रकार की। तो इस प्रकार से एक आवाज़ आती है। तो इस कंडीशंस को ही हम अस्थमा कहते हैं। बेसिकली होता क्या है अस्थमा की कंडीशंस में कि पेशेंट्स की सांस फूलने लगती है। वैसे मैंने सांस फूलने के कुछ अन्य कारणों के बारे में भी बताया है पिछली वीडियो में। यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन दे दूंगा, तो उस आई बटन के माध्यम से आप उस वीडियो में जाकर सांस फूलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको आप जान सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे अस्थमा के बारे में। तो अब अस्थमा में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि पेशेंट्स की सांस फूलने लगती है, पेशेंट को सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को ज़बरदस्ती सांस लेना पड़ता है क्योंकि उसके एयरवेज, जो लंग्स में जो पाइपलाइंस होती हैं, जो पाइपों का जो जाल होता है, उसमें सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से उसे सांस फूलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा उसको खांसी होने लगती है, लगातार खांसी बनने लगती है श्वास फूलने के साथ साथ में, जो कि रात के टाइम में ज़्यादातर होती है। अस्थमा के कंडीशंस में जो चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वह भी टाइट हो जाती हैं और इसकी वजह से भी सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होने लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अतिरिक्त पेशेंट्स को थोड़ा सा भी चलने में, विशेषकर सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और सांस फूलने लगती हैं। अब आपने सामान्यतः सुना होगा कि अमुक पेशेंट को अस्थमा का अटैक आया है, ऐसा हॉस्पिटल्स में सुनने को आता है। कभी कभी हम अड़ोस पड़ोस में भी सुनने में मिलता है कि इस व्यक्ति को अस्थमा का अटैक पड़ा है। तो ये अस्थमा का अटैक क्या होता है, इसे हम समझेंगे। होता क्या है, एस्थमेटिक अटैक्स में 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है ब्रोंकोस्पाज्म। ये जो तीनों कंडीशंस होती है एक साथ होती हैं। तो पहली कंडीशन ब्रोंकोस्पाज्म, इसमें क्या होता है कि एयरवेज के आसपास की जो मसल्स टाइट हो जाती है
और मसल्स के टाइट होने की वजह से एयरवेज जो पाइपलाइंस होती हैं जिसके द्वारा हम सांसों का आदान प्रदान होता है, सांस लेना और छोड़ना होता है, तो उसमें रुकावट आने लगती है। और उसके साथ ही जो दूसरी कंडीशन होती है वो इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि जो एयरवेज हैं, जो पाइप्स हैं, उनके चारों तरफ सूजन हो जाती है, जिससे उनके अंदर का जो ल्यूमेन होता है वो सिकुड़ जाता है, जो कि जिससे कि हमें सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होने लगती है। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शंस होता है। म्यूकस प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो एयरवेज है उसमें म्यूकस भर जाता है या मवाद भर जाता है, जिसको हम बलगम कहते हैं, वह भर जाता है, तो उसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत। जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ होती हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, इन्फ्लामेशंस और म्यूकस प्रोडक्शन, जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ होती हैं तो इसमें पेशेंट को सांस लेने और छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एस्थमेटिक अटैक्स होना, अस्थमा का अटैक आना। अब हम बात करेंगे कि अस्थमा के कारण क्या होते हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से अस्थमा बनता है। ऐसे कोई भी कारण, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स या तत्व जो आपके लंग्स के एयरवेज को प्रभावित कर दे, वह अस्थमा का कारण बन जाते हैं। जैसे किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, कोई धूल धक्कड़ हो, या फिर किसी को पराग कणों से दिक्कत हो जाती है, तो उससे जो एलर्जी होती है तो उससे हमारे एयरवेज प्रभावित होते हैं और सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है और अस्थमा की कंडीशन बन सकती है। इसी प्रकार से स्मोकिंग जो लोग करते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से या किसी भी प्रकार के धुएं में, जिनका काम होता है धुएं के पास में, या जो भट्टी में काम करते हैं जहाँ पे धुआं अनावश्यक रूप से मतलब निकलता ही निकलता है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा की कंडीशन बन सकती है। यदि लंग्स में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या कोई फंगल इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, तो उसकी वजह से भी अस्थमा की कंडीशंस आ सकती है। जेनेटिक जो कॉजेज होते हैं, यदि आपकी फैमिली में अस्थमा की हिस्ट्री है तो आपको अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो, या आपका ऑक्यूपेशन ऐसी जगह पे है, या आप ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता हो, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्गंध या बहुत तेज़ खुशबू बहुत ज़्यादा रहती हो, तो इन कंडीशंस की वजह से भी अस्थमा की कंडीशन बन सकती है, सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति को अस्थमा की कंडीशन है, या इस व्यक्ति को जब सांस फूल रही है तो यह अस्थमा हो सकता है, यह कैसे हम जान पाएंगे। तो इसके लिए चेस्ट एक्सरे होता है, उसके द्वारा अस्थमा का पता लगाया जा सकता है। और एक स्पायरोमेट्री होती है, तो इसके द्वारा भी लंग्स की कैपेसिटी का पता लगाया जा सकता है कि लंग्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं। स्पायरोमेट्री में क्या होता है कि एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट को फूंकने के लिए बोला जाता है, तो जब वो पेशेंट फूंकता है तो उसकी जो लंग्स से हवा जो बाहर निकलती है, तो उसकी कैपेसिटी का पता लगाया जाता है एक कंप्यूटर के माध्यम से, और एक मैथमेटिकल गणना की जाती है, और उससे हमको पता चलता है कि इस व्यक्ति को अस्थमा की कंडीशंस है या नहीं है। और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके द्वारा भी ये अस्थमा की दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इलाज की। चूँकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो आपको होम्योपैथी के बारे में ही बताऊँगा, होम्योपैथिक इलाज के बारे में ही बताऊँगा। तो होम्योपैथी में अस्थमा के नाम से सैकड़ों दवाइयाँ आती हैं, जिनमें एंटिमटार्ट, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, स्पोंजिया, लेकेसिस, नाजा जैसी तमाम दवाइयाँ हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है, यह अचानक से किसी को नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। इसके कुछ कारण होते हैं। तो मेरी सलाह आपको यह है कि होम्योपैथी में यदि आप अस्थमा के नाम से दवाई लेने के लिए जाएं, वैसे यूट्यूब में बहुत इन चीज़ों से भरे पड़े हैं कि इस दवाई से अस्थमा बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है, या अमुक दवाई ले लो, या इस दवाई में उस दवाई को मिला के ले लो, उससे अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऑनेस्टली कहूँ कि इस तरह के इलाज से अस्थमा कभी ठीक नहीं होता है। होम्योपैथी इलाज में अस्थमा का जड़ से इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपका डॉक्टर जो है आपसे कुछ बीमारियों के बारे में पूछेगा, बीमारियों के साथ साथ आपके स्वभाव, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी जानेगा, और उस बेस पे वह जो भी मेडिसिन आपको सेलेक्ट करके देगा
तो उस मेडिसिन से आपका अस्थमा जो है 100% न केवल तेजी से बल्कि बिना किसी साइड इफेक्ट के बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी लक्षणों के अनुसार काम करती है, न कि बीमारी के नाम पर काम करती है। जैसे आपके लक्षण मिलते हैं, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस आधार पे मेडिसिन दी जाती है और वह मेडिसिन आपकी किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। वैसे मैं लक्षणों के अनुसार कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा। यदि आप में यह लक्षण मिलते हैं तो आप में यह दवाई बहुत अच्छा काम कर सकती है। जैसे यदि आपको अस्थमा की दिक्कत रात में ज़्यादा होती हो, आपको जो सांस फूलने की दिक्कत है रात में मिडनाइट में ज़्यादा होती हो, जैसे 12-1-2 बजे के बीच में, रात के टाइम में 12-1-2 बजे के बीच में यदि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही हो, आपकी नींद टूट जाती हो, तो इस कंडीशन में यदि आप आर्सेनिक लेते हैं, आर्सेनिक 30 की 1 ड्रॉप लेते हैं, तो आपका अस्थमा या आपकी सांस फूलने की दिक्कत काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। यदि आपको सांस फूलने की दिक्कत है, आपको अस्थमा की दिक्कत है और यह दिक्कत जब आप रात में बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं और जैसे ही आप लेटते हैं सोने के लिए, तो वैसे ही आपको सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है और जब आप बैठ जाते हैं तो आपकी सांस फूलने की दिक्कत ठीक हो जाती है। तो इस कंडीशन में सैम्बुकस नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो बहुत अच्छा काम कर सकती है। स्पेलिंग में ऊपर लिख दूंगा, देख लेना। सैम्बुकस 30 या 200 की 1 ड्रॉप आप लेते हैं 3 दिन तक लगातार, तो आपकी यह दिक्कतें काफ़ी ठीक हो जाती हैं। यदि स्मोकिंग लेने से सांस फूलती है, यदि किसी पेशेंट्स को स्मोकिंग लेने के बाद सांस फूल गई है या अस्थमा का अटैक आ गया है, तो उसके लिए मेडिसिन है नट्रम आस, बहुत अच्छा काम करती है। यदि इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं तो आप नट्रम आस 30 या 200 की 1 बूंद रोज सुबह खाली पेट 3 दिन तक लेंगे तो आपकी यह दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। यदि आपको सांस फूलने की दिक्कत सीलन से हो, डैम्पनेस से हो या फिर बरसात के मौसम में जब नमी बहुत ज़्यादा होती है वातावरण में, तो उस समय यदि आपकी सांस फूलने की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस के लिए यदि आप नट्टम सल्फ 200 की 1 बूंद रोज सुबह खाली पेट 3 दिन तक लेते हैं तो आपकी यह दिक्कत जड़ से ठीक हो सकती है। यदि किसी पेशेंट को अस्थमा का अटैक इमोशंस के बाद आता हो, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा यदि किसी को खुशी मिले या किसी को बहुत ज़्यादा दुख मिले या कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो उसको बहुत ज़्यादा दुख दे, पीड़ा दे या खुशी दे दे, तो किसी भी प्रकार के यदि कोई इमोशनल चेंजेस अचानक होते हैं और उसके बाद में उसको अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कॉफ़िया बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा यदि कॉफ़िया नहीं है तो आप एकोनाइट दे सकते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इन दोनों मेडिसिन में किसी भी एक मेडिसिन की 200 1 ड्रॉप 1-1 घंटे में 3 बार देंगे तो यह एस्थमेटिक अटैक्स तात्कालिक उसी समय बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब यदि किसी पेशेंट्स को अस्थमा की दिक्कत उसके इमोशंस दबाने से ज़्यादा हो जाती है, जैसे किसी मामले में किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है लेकिन वह अपने गुस्से को नहीं निकाल पाता है, अपने अंदर ही दबा लेता है, उसके अंदर घुटन होने लगती है जिसकी वजह से, तो इस प्रकार के इमोशनल सप्रेशन की वजह से जो अस्थमा होता है, तो इसमें कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम कर सकती है। कॉस्टिकम 200 की 1 ड्रॉप 3 दिन तक सुबह खाली पेट लेने से एस्थमेटिक अटैक्स जड़ से ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि होम्योपैथी लक्षणों के अनुसार किस प्रकार से काम करती है। इसलिए यदि आपको अस्थमा की दिक्कत हो, सांस फूलने की दिक्कत हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और वहां पे अपने सारे लक्षणों को बताएं, अपने स्वभाव के बारे में बताएं और उनको बताएं कि किस प्रकार से आपको ये सांस फूलने की दिक्कत की शुरुआत हुई थी। तो वो जो भी मेडिसिन आपके इन लक्षणों के बेस पे देगा तो उससे आपकी ये सारी दिक्कतें जड़ से ठीक हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर कभी मिलेंगे नए दिन में नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आपको हेल्थ से संबंधित कोई भी सवाल पूछने हो तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अपने मोबाइल में कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करके आप उसके द्वारा सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।